नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1921 में और अब हो गया है 2021। इनको नोबेल प्राइज मिले हुए 100 ईयर हो चुका है। तो आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के बारे में ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे और इनके जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये दो थ्योरीज के बारे में आपने सुना होगा, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे फिजिक्स में। पर आज हम ये दोनों थ्योरीज का बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, जो आपको एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट क्या जान लेना चाहिए वो मैं बताऊंगा। वैसे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अगर आप इन डेप्थ मेरे से पूछोगे, मुझे भी मालूम नहीं है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज है ये। पर देखिए, ऐसे लेमैन लैंग्वेज में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे समझना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था एंड देहांत हुए 18 अप्रैल 1955 को। वो जर्मन बोर्न थे। He was a theoretical physicist and widely acknowledged to be one of the greatest physicists of all time। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने 100 साल पहले जितने फाइंडिंग्स किए थे फिजिक्स में, वो आजकल भी रेलेवेंट है। आइंस्टीन इज नोन फॉर डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन की जो प्रोफेशनल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एक तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, दूसरा था क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स आर टुगेदर द टू पिलर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का दो पिलर्स आप बोल सकते हो, रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स को। हिज मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला E is equal to mc square which arises from the relative theory has been dubbed the world's most famous equation। देखिए, E is equal to mc square, हम में से कोई नहीं होगा जो E is equal to mc square के बारे में पढ़ा होगा। His work is also known for its influence on philosophy of science। He received the Nobel Prize in Physics in 1921। अब देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, बट फॉर हिज सर्विसेज टू थियोरेटिकल फिजिक्स एंड फॉर लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक्स क्या है एक इलस्ट्रेशन के साथ एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। वैसे ये दोनों थ्योरी जो है काफी कॉम्प्लेक्स है और ऐसे सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको इतना इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है, फिर भी इसका जो बेसिक्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, वैसे चीजों की बेसिक्स जानने से ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आए, आप कम से कम उसको अटेम्प्ट तो कर सकते हो। बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो वही बेसिक्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको समझ में आया या नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? The law argues that light is made of photons and when light shades on a metal, each photon's energy is correlated to the electron speed on the metal surface। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले ये बोला लाइट इज मेड ऑफ फोटोन्स। अब ये फोटोन्स क्या है? देखिए, फोटोन्स मतलब बेसिक पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो लाइट के अंदर एक बेसिक पार्टिकल रहता है, वो है फोटोन। आप देखिए, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन ए मेटल, लाइट जब एक मेटल सरफेस के ऊपर हिट करता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलता है, रिलीज होता है। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप देखिए, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। आपको पता है दुनिया में हर एक चीज जो है एटम से बना हुआ है। कोई भी चीज का बेसिक पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। अगर आप एटम को ब्रेक डाउन करोगे तो एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स रहता है, न्यूट्रली चार्ज न्यूट्रॉन्स भी रहता है। अब ये न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? अब इस मेटल पार्टिकल के अंदर भी, बेसिकली मेटल रोड में भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स होगा और हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। जब लाइट एनर्जी इस तरह हिट करता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी जब इस मेटल पार्टिकल के ऊपर हिट करता है तो इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की तरफ निकलता है। इसी को बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन का रिलीज है इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब और एक इलस्ट्रेशन और एक एक्सपेरिमेंट जो एक साइंटिस्ट ने कंडक्ट कराया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए दो मेटल रोड को ऐसे रख दिया। ठीक है, दो मेटल रोड को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दोनों को कनेक्ट नहीं किया और ये मेटल रोड को नेगेटिव में कनेक्ट किया एंड इस मेटल रोड को पॉजिटिव एंड में कनेक्ट किया। एक सर्क्यूट का नेगेटिव में ये मेटल रोड को कनेक्ट किया और इसको पॉजिटिव एंड में कनेक्ट किया।
ठीक है, मतलब ये मेटल लोड अभी नेगेटिवली चार्ज है, ये मेटल लोड अभी पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्या किया, ये नेगेटिवली चार्ज मेटल लोड के ऊपर लाइट हिट कराया, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इलस्ट्रेशन के लिए। तो लाइट एनर्जी जब ये नेगेटिवली चार्ज मेटल लोड के ऊपर हिट कराया तो क्या होगा, एज पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। तो इस नेगेटिवली चार्ज रोड में से इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर रिलीज हो गया। अब ये जो रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपको और एक चीज पता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रोड जो है इन नेगेटिवली रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया और इधर एक फ्लो ऑफ करंट आ गया। इधर एक एमीटर फिक्स करके ये करंट को मेजर किया। तो बेसिकली आप समझ गए ना, दो मेटल रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो विदाउट एनी कनेक्शन हो गया। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे हो गया, इसके ऊपर लाइट एनर्जी हिट कराया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकला। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसी तरह इसका एक इलस्ट्रेशन भी दिखाएगा। तो इससे ज्यादा मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। तो ये है बेसिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मुझे भी इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, फिर भी जो बेसिक्स मुझे समझ में आया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब क्या है, चीजों को रिलेट कर रहा है, चीजों को रिलेट करके इधर बात किया जा रहा है। द नेचुरल वर्ल्ड अलाउज नो प्रिविलेज्ड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इधर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की बात किया जा रहा है। देखिए, आप जब एक ऑब्जेक्ट का स्पीड डिसाइड करते हो तो कैसे करते हो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के ही करते हो। एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए आप एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और एक ट्रेन जा रही है करीब 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, 60, ठीक है। तो आपके रेफरेंस में, दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आप देखोगे तो ये ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। मान लीजिए और एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर आवर में इसके साथ जा रही है। अब इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इस ट्रेन का स्पीड क्या है, 0 है कि नहीं। अब मान लीजिए एक ट्रेन जो है 80 किलोमीटर पर आवर में इसके आगे जा रही है। अब इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे इसका स्पीड कितना है, ये 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब इनको लगेगा ये 20 किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। तो बेसिकली स्पीड जो है ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर है। अगर कोई ट्रेन इस तरफ से आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में और इसका स्पीड भी 60 है, तो ये जो ट्रेन का लोको पायलट है इनको क्या लगेगा, ये ट्रेन कितनी स्पीड में आ रही है, 120 किलोमीटर पर आवर में आ रही है, ऐसा लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो स्पीड है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर है। दुनिया में हर चीज, जो भी मूविंग चीज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ही डिसाइड करते हैं उसका स्पीड कितना है, ठीक है। वो डिफरेंट होता है एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इट्स ए बिट लाइक व्हेन यू लुक आउट ए ट्रेन विंडो एंड यू सी एन एडजेसेंट ट्रेन अपीयर टू मूव, बट इज इट मूविंग और आर यू, ठीक है। मतलब हमारे साथ साथ, हम जो ट्रेन में बैठे हैं उसके साथ साथ एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में और एक ट्रेन साथ साथ में जा रही है, तो आपको ये लगेगा नहीं दूसरा ट्रेन मूव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सेकंड, लाइट ट्रैवल्स एट एन अनवेरिंग स्पीड ऑफ 1,86,000 माइल्स ए सेकंड। इधर रुकिए, 1,86,000 मतलब 3 लाख मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, दैट इक्वल्स टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है लाइट का स्पीड। कहने का मतलब यह है स्पीड ऑफ द लाइट जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। नो मैटर हाउ फास्ट एन ऑब्जर्वर इज मूविंग, हाउ फास्ट ए लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जर्वर कितनी भी फास्ट मूव करे, लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो भी कितनी भी फास्ट मूव करे, स्पीड ऑफ द लाइट जो है कांस्टेंट रहेगा। जैसे स्पीड इधर चेंज हो गया था ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, मतलब जब आप प्लेटफॉर्म में खड़े थे ट्रेन का स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर था, जब आप दूसरे ट्रेन में बैठे थे तब चेंज हो गया, जब आप ऑपोजिट वाली ट्रेन में बैठे थे तब ऐड हो गया। तो इसी तरह जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से स्पीड ऑफ द ट्रेन चेंज हुआ था ना, वैसे स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होगा। नो मैटर हाउ फास्ट एन ऑब्जर्वर इज मूविंग। ऑब्जर्वर जो है मतलब जो देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, आप कितनी भी स्पीड में जाओ और जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो कितनी भी स्पीड में मूव हो रहा हो, स्पीड ऑफ द लाइट जो है कांस्टेंट रहेगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए, इफ यू आर जूमिंग अलोंग इन अ रॉकेट एंड यू पास ए फ्रेंड इन एन आइडेंटिकल बट स्लोवर मूविंग रॉकेट। मान लीजिए आप एक रॉकेट में बैठे हो, इस रॉकेट का स्पीड है 1000 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब और एक रॉकेट है जिसका स्पीड है 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए
अगर आप 1000 किलोमीटर वाला रॉकेट में बैठ के 1 लाख किलोमीटर वाला रॉकेट को देखोगे, आपको ऐसा लगेगा 1 लाख किलोमीटर वाला रॉकेट का डिस्टेंस जो है या साइज जो है कम हो गया। एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, फिर भी आपको ऐसे लगेगा रिलेटिवली कि उस रॉकेट का साइज कम हो गया है। ऊपर से और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप 1 लाख किलोमीटर वाला रॉकेट में बैठे हुए अपना दोस्त का वॉच देख पा रहे हो, तो यू विल सी दैट योर फ्रेंड्स वॉच इज टिकिंग मोर स्लोली देन यूएस, मतलब उनकी घड़ी का जो टिकिंग स्पीड है वो भी कम हो गया होगा। बेसिकली इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन, मतलब एक एक सेकंड जाने के लिए जो टाइम लेता है ना वो कम हो गया होगा, तो इसको टाइम डायलेशन बोलते हैं। तो दो चीज 1000 वाला रॉकेट वालों को फील होगा, एक तो ये है इस रॉकेट का साइज डिक्रीज हुआ करके या डिस्टेंस डिक्रीज हुआ करके, दूसरा इनके अंदर जो टाइम है वो भी कम स्पीड में आगे जा रहा करके, तो टाइम डायलेशन भी हो गया एंड डिस्टेंस शॉर्टनिंग भी हो गया। आइंस्टीन शोड दैट नथिंग दैट हैज ए मास कैन एवर रीच द स्पीड ऑफ लाइट। और एक ऑब्जर्वेशन ये था आइंस्टीन का कि कोई भी चीज दुनिया में स्पीड ऑफ द लाइट से ज्यादा स्पीड में नहीं जा सकते। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस था आइंस्टीन का। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन बोलता हूं। बेसिकली देखिए दोस्तों, S इज इक्वल टू डी बाई टी, ये आपने पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इधर आप स्पीड को स्पीड ऑफ द लाइट मान लीजिए, इधर मैंने आपको क्या बोला, आइंस्टीन ने ये बोला कि स्पीड ऑफ द लाइट हमेशा कांस्टेंट है और ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होना है तो डिस्टेंस एंड टाइम को चेंज होना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? मतलब जितने स्पीड से एक ऑब्जेक्ट फ्लाई करेंगे, आप दूसरे ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उसका डिस्टेंस एंड टाइम एडजस्ट होगा स्पीड ऑफ द लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए। इसलिए उधर आपको ऐसा लग रहा है कि उस रॉकेट का 1 लाख वाला रॉकेट का साइज कम हो गया एंड टाइम भी कम हो गया। तो डी एंड टी एडजस्ट हो रहा है एस को कांस्टेंट रखने के लिए। यह है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आइंस्टीन हमें बताने की कोशिश किया। वो इनकी जो फाइंडिंग्स था, इसका बाद में काफी सारे प्रूफ भी आया, आज भी ये रेलेवेंट है, ये प्रूव्ड भी है। अब दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने और एक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन किया था, वो है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, in which E stands for energy, M for mass, C square is the speed of the light multiplied by itself। एक बहुत फेमस इक्वेशन है, इसका इंपैक्ट भी कई ज्यादा है। देखिए, बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट इज सच ए बिग नंबर, इवन ए टाइनी अमाउंट ऑफ मास इज इक्वल टू एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए मान लीजिए एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस का मास है 1 ग्राम। वैसे 1 ग्राम से काफी 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 नीचे रहता है, फिर भी फॉर एग्जांपल फॉर रेफरेंस मैं बता रहा हूं, एक न्यूक्लियस का मास है 1 ग्राम। अब इस न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलेगा वो कितना होगा? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लिखा है आइंस्टीन साहब ने, तो 1 ग्राम इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर। इतना ज्यादा एनर्जी 1 ग्राम मास से निकल सकता है। अब इसका थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक न्यूक्लियस का पार्ट कौन कौन सा है? एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, एक न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते क्योंकि फिशन तो ओनली न्यूक्लियस का होता है। अब मान लीजिए इस न्यूक्लियस का वेट आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वेट आपको मिल गया न्यूक्लियस का 20 ग्राम, ठीक है। अब इस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अलग करके, मतलब फिशन के बाद अलग करके आप इसका वेट देखते हो, तो पता है आपको कितना मिलेगा? करीब 19.8 मिलेगा। टोटल 20 ग्राम नहीं मिलेगा इसको अलग करने के बाद। क्यों? वो 0.2 ग्राम कहां चला गया? आप देखिए दोस्तों, ये जो 0.2 ग्राम एनर्जी है, जो एनर्जी इन प्रोटॉन्स को एक साथ जोड़ के रखा हुआ था। आपको पता है इसके अंदर कई सारे प्रोटॉन्स है, कई सारे न्यूट्रॉन्स है। अब प्रोटॉन सारे जो है पॉजिटिवली चार्ज है एंड पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा रिपल करते हैं। आपको पता है अगर आप दो मैग्नेट का नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल को एक साथ करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा एनर्जी तो लगेगा ना। मान लीजिए दो नॉर्थ पोल है, ठीक है, मैग्नेट का, इस दोनों को अगर आप एक साथ लाओगे तो 100% ये रिपल होगा, पर आप इसको एक साथ कर भी सकते हो, थोड़ा सा एनर्जी यूज करना पड़ेगा। तो वो एनर्जी है ये 0.2 ग्राम। जब आप न्यूक्लियस को अलग करते हो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, ये एनर्जी वेस्ट हो गया। समझ रहे हो आप? इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है, मास डिफेक्ट। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बोला इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ एनर्जी रहता है इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एक साथ जोड़ के रखने के लिए। समझ रहे हैं? अब
इसलिए ये एनर्जी जो है रिलीज होता है जब इसका फिशन करते हैं। मेरा कहने का मतलब बस यही था, मैं आपको यही समझाना था। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एक साथ जोड़ के रखने के लिए, इतनी सारी प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज है, इनको एक साथ जोड़ के रखने के लिए, बॉन्डिंग करके रखने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए ना। वही एनर्जी जो रिलीज होता है जब इसका फिशन होता है। तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियस होगा, उन सबका एक साथ जब एनर्जी रिलीज होगा, वो भी E=mc², इस लेवल में जब रिलीज होगा, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता होगा। बस मेरा कहने का मतलब यही था। आई होप आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूं। इस बार मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं आप लोगों को 100% समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का। वैसे दोस्तों ये जो रिलेटिविटी वाली जो प्रिंसिपल है या थ्योरी है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जो बेसिक्स है वही जानना है आपको, वही मैं आपको समझाने की कोशिश किया, पर मुझे नहीं लग रहा है मेरी जो कोशिश है वो सक्सेसफुल रहा करके। जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।